बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट के इजलास में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आजम कहने पर नईमुल हक सीख पा हो गए। नईमुल हक वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली को डिक्टेट करने लगे। शहबाज शरीफ का प्रोडक्शन ऑर्डर भी खत्म कराने का इंदिया दे दिया। नईमुल हक का प्रोडक्शन ऑर्डर के मुतालिक बयान ऑपोजिशन के साथ किसी डील या फिर एनआरओ के खात्मे की धमकी तो नहीं, इस पर तफसील से बात करेंगे। आगे जाएंगे तो आपको बताएंगे कि इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास की कहानी, कि अरकान असम्बली पीटीआई के विफाकी और सूबाई वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर फट पड़े। पार्लिमानी इजलास में ब्रिगेडियर एजाज शाह ने सानिहा साहिवाल के बाद इमरान खान को उनके किए हुए तमाम वादे भी याद करा दिए। पार्लिमानी इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिरकार तबाही के दहाने पर खड़े कराची को मसीहा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का शहर में कब्जों और गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक बड़ा हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद का शहर की तबाही पर सिंध काबीना का इजलास फौरी तौर पर बुलाने का हुक्म है। कारसाज, शाहराह फैसल, राशिद मिन्हास रोड पर कायम तमाम शादी हॉल्स, ग्लोबल मार्केट समेत कैंटोनमेंट एरियाज में तमाम सिनेमाज और कमर्शियल प्लाजे गिराने का ऑर्डर दे दिया गया। एक वक्त था कि शहर की खूबसूरती की वजह से बेशतर पाकिस्तानी फिल्में कराची में बनती थीं। कभी सोचा है कि अब यहां पर फिल्में क्यों नहीं बनती? ये ब्यूरोक्रेट्स अवाम के पैसे पर पलते हैं मगर अवाम के लिए कुछ नहीं करते। डीएचए वालों का बस चले तो समंदर पर भी शहर बना डालें। जस्टिस गुलजार अहमद शदीद बरहम हो गए। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो इसी से मुताल्लिक बात करेंगे कि एक जानिब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में पाकों से कब्जे खत्म करा दिए, मगर दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने हैरान कुन तौर पर जाते जाते इस्लामाबाद के खूबसूरत पार्क पर अस्पताल तामीर करने की इजाजत दे दी। अस्पताल शहर से बाहर बनाने की बजाय आखिर अंदर क्यों तामीर किए जाते हैं? और अर्जेंटीना पाक को बचाने के हवाले से 92 न्यूज के मारूफ कॉलम निगार इजहारुल हक साहब की जानिब से चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के नाम एक दर्द भरी अपील भी की गई है। उसकी भी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब, हम बात करेंगे खान साहब से रिलेटेड पीटीआई की और खासतौर पर नईमुल हक साहब की। वज़ीर आज़म इमरान खान तो कहते थे मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, ना लूंगा। यहां पर तो नईमुल हक साहब उन्हें डिक्टेट करने लगे। नईमुल हक साहब का पहले गुस्सा आता था, अब उन पे जो है ना प्यार समझ लें, तरस आ लें, इतना संजीदगी से उनको लेना नहीं चाहिए। अच्छा। पहले आती थी हालत दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं है। ये वाली बात, यही वाले उनके वो जो लतीफ़े नहीं है इस तरह करके, वो जो इमरान से बात करते हुए जो फेसबुक पे आते रहते हैं, तो वो उनके वो ही ठीक है। उनका बात ये कि पहले वो मोनोपलाइज करते थे खान साहब पे, अभी जो है ना वो पुरानी टीम जा चुकी है, नई टीम आ चुकी है, नए तकाजे आ गए हैं, नया सिस्टम है, उसमें वो वाली उस तरह की मोनोपली नहीं रही है कि इमरान खान हर वक्त जो है ना कंधे पे उनका मशवरा करें। वो बेचारे ना कोई इलेक्टेड ऑफिस है उनके पास। उसके बाद ये है कि वो जाहिर है पीएम हाउस में हर कोई उस तरीके से आना जाना भी नहीं है। बुशरा बीबी भी आ चुकी हैं, तो वो बेचारे एक एडवाइज़री मीडिया, पहले मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल था, माशाल्लाह मीडिया के अंदर ही काफ़ी पहले ही कुक्स इकट्ठे हो गए हैं, तो वहाँ से भी पीछे हट गए हैं। तो बेचारे अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ना कुछ करते रहते हैं। उसी उसमें उन्होंने ये बयान दे दिया है। तो असल वाक़या हुआ था कल, कि कल जो इमरान खान साहब एक तो आते नहीं हैं, तो कल बड़ी मुश्किल से आए, तो उसके बाद जो वहाँ पे बदतमीजी की गई, वो कागज़ फाड़े गए, शोर शराबा, झूठा ये वो कहा गया। तो वो जाहिर है वो खान साहब को भी, वो फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को कोई बाउंसर मारे इस तरह के तो वो टिपिकल अपनी उस फास्ट बॉलर मोड में चले जाते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो इर्द गिर्द जो दरबारी होते हैं वो उनको पता है इस खान साहब को गुस्सा आया हुआ है, तो वो है। आज मुराद सईद ने वो गुस्सा बराबर बदला ले लिया था। आज यही तरीका था, कल उनका काम था, इन्होंने कल अपना मिनी बजट पेश करना था, उनका डे था, इसलिए उन्होंने फ़ायदा उठाया। आज इनका डे था
तो मुराद सईद ने हिस्सा बराबर किया है। काफ़ी बराबर कर दिया था हिसाब किताब। ये बुनियादी ये बात है ना, शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, साथ में ये भी कहा था कि बड़ी मुश्किल से 3.5 महीने बाद आ गए हैं, उस पार्ट को जो कि सच्ची बात थी उसको इग्नोर कर दिया गया। सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे जो था इतराज़ था, तो मुराद सईद ने अच्छे आर्गूमेंट्स थे उनके, ऑफ ऑल द पीपल, वो जो कहते हैं लुक हुज टॉकिंग, नून लीग जो है ज़ियाउल की सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शेपर इब्राहिमी है, उन्होंने सही मुराद सईद ने बिलावल को भी लगाई। उन्होंने कहा असरदारी साहब हमें कहते रहते हैं कि आपको हमें पढ़ाएंगे तो खुदा के लिए ये पढ़ाने की आदत ये बिलावल तक ही रखे, हमें आपकी पढ़ाई नहीं चाहिए। तो बाल वो बराबर हो गया था। मगर नहीं, आज ये बात जो नईमुल हक साहब ने की है ये उनको पता नहीं है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा, मैंने स्पीकर से भी बात की और प्राइम मिनिस्टर से भी किया है कि शहबाज शरीफ की जो थ्रेटन किया है कि उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ना वो कैंसिल करवा देंगे। पहली बात यह है कि वो उनकी कोई हैसियत नहीं है लीगल कानूनी तौर पे और इखलाकी तौर पे कि वो स्पीकर को जाके कहें। स्पीकर का ओहदा, हालांकि वो पार्टी के ही ओहदेदार होते हैं, मगर वंस ही इज द स्पीकर तो उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अनइलेक्टेड आदमी तो वैसे ही नहीं कह सकता, इवन इलेक्टेड आदमी भी जाके स्पीकर को ये नहीं कह सकता कि आपने क्या किया। स्पीकर एक जज होता है, तो जज को नहीं जाके कहा सकता कि तुम ये फैसला दो। हाँ, अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहें तो ये जो मर्जी कहें बाय द वे। और दूसरा, इखलाकी तौर पे भी ये भूल जाते हैं कि शेख रशीद साहब को जब बावलपुर में जेल में कर दिया गया था, पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एज स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर कर दिए थे जारी, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती। सो ये पीटीआई के पास चॉइस है कि स्पीकर साहब चाहे कहें भी तो वो अगर ना लाना चाहें तो वो कहें हम नहीं इंप्लीमेंट करते, जो उन्होंने नहीं। काफ़ी महीनों यहाँ लड़ाई रहती थी, रोज़ फंसे हुए थे सारे, मगर बेनज़ीर साहबा की मरहुमा की जिद थी कि शेख रशीद को जो है ना मैंने सबक सिखाना है, इसको लाना नहीं है। तो उस ज़माने में इकबाल हैदर ने फिर एक तरीका निकाला था कि अदालत से वो फ़ोन शोन करवा के ना उनकी इम्प्लीमेंट करवा दिया था। तो वो इकबाल हैदर से बीबी फिर नाराज़ हो गई। पॉइंट इज़ कि अपनी गवर्नमेंट अगर ये करना चाहें तो कर लें। मगर ख़बर ये है कि ये बात सिर्फ नईमुल हक ने नहीं की है, आज कैबिनेट के अंदर भी जो है ना ये बात की गई है। अच्छा। कैबिनेट के अंदर भी बड़े लोगों ने कहा गया कि असद कैसर साहब पे बहुत तनकीद की गई। उन्होंने कहा जी ये जो है ना हमारा स्पीकर नहीं है, ये हमारा से ज़्यादा तो उनका ख्याल कर रहा होता है। कल कमिटमेंट ये की गई थी कि शहबाज शरीफ साहब बजट मिनी पेश करने से पहले असद उमर के एक तकरीर करेंगे जिसके अंदर अपनी तरामीम पेश करेंगे। ये नून लीग ने एक किस्म की चालाकी कह लें, धोखा कह लें या स्ट्रेटजी कह लें कि उन्होंने कमिटमेंट की असद कैसर से, और उसका जब वो खड़े हुए तो उन्होंने तकरीर खिलाफ करके तो वो बाद में इनकी दफ़ा तकरीर करने नहीं दी और शोर शराबा किया। तो वो एक थोड़ा सा गुस्सा था कि जी ये इससे पहले भी असद कैसर साहब एक दो दफ़ा वो हुए हैं। बाय द वे मैं और मेरा ख्याल क्लासर साहब भी, हम शुरू में बड़े नाकिद थे असद कैसर साहब से कि इनके बस की बात नहीं है, मगर मैं समझता हूँ उनके इस रोल ने और एक अच्छी इंसाफ परवर स्पीकर होने की वजह से उन्होंने इज्जत कमाई है। और ये इज्जत ये स्पीकर का जो ऑफिस होता है उसका तकाजा होता है। याज सादिक साहब फॉर एग्जांपल, उनकी आज भी कोई तारीफ नहीं करता स्पीकर, क्योंकि जो जानिबदार थे। स्पीकर को अगर वो अपोजिशन को अलाउ करता है और गुंजाइश देता है तो ये बड़ी अच्छी अखलाकी तौर पे भी अच्छी चीज़ होती है, सियासी तौर पे भी अच्छी चीज़ होती है, उसके ऑफिस का तकाजा है। सो असद कैसर साहब ने इज्जत कमाई है, मगर आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ के जनाब सुजेस्ट भी किया गया कि इनको तब्दील कर लिया जाए, और इस हद तक भी जो है ना बात गई। मगर देख के बादशाह के क्योंकि मूड ख़राब था, फास्ट बॉलर का जो है बाउंसर दो पड़े हुए थे उनको, तो फास्ट बॉलर को खुश करने के लिए वो फिर दरबारियों ने कैबिनेट के अंदर भी और वो भी कहा कि जी ये स्पीकर का कुछ करना पड़ेगा। और प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है ना आप लीगली नहीं कह सकते, ना नैब को ना स्पीकर को, तो कानूनी तौर पे भी गलत है। और मैं समझता हूँ अखलाकी और सियासी तौर पे भी कोई इतनी समझदारी की बात है। साहब जब नईमुल हक साहब प्रोडक्शन ऑर्डर के कैंसिल कराने की बात करेंगे, इस पे कान तो वैसे ही खड़े हो जाते हैं। अब जो उन्होंने बातें की हैं, अब उसमें दो चार चीज़ें आमिर साहब मुझे समझाने की कोशिश करें। आप माशाल्लाह सियाने आदमी हैं।
वो ये फरमाते हैं कि अगर इन्होंने ना किया तो इनका प्रोडक्शन आर्डर जो है ना वो कैंसिल किए जा सकते हैं। इससे 2-4 चीज़ें मुझे समझ आती हैं। इन लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग की थी जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते रहे कि पार्लियामेंट अगर इस पे ताला भी लगता है ना, ये नहीं आते तो ना आए अपोजिशन, आप अकेले चलाते रहे। क्योंकि पहले भी हम पार्लियामेंट का रोल नहीं देखते ना, हमने आपको याद होगा ना जनाब मुशर्रफ दौर में इसकी कोई इज्जत थी, तो सारा जनाब मुशर्रफ साहब वहाँ से चलाते थे, GHQ से चलाते थे, बिल्कुल रबर स्टैम्प थी ये। हमने पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा हुआ है, जो जरदारी साहब वहाँ से आर्डर होते थे, गिलानी साहब वैसे बड़ी अच्छी तकरीरें कर लेते थे, लेकिन उनको तकरीर की हद तक आज़ादी थी, आगे के फैसले वो भी नहीं कर सकते थे और कैबिनेट में उनकी भी कोई नहीं सुनी जाती थी। आप ये देख ले, रहमान बाबा उनसे नहीं हैंडल होते थे, रहमान मलिक साहब नहीं संभाले जाते थे, गिलानी साहब से खुद कहते होते थे लोगों को कि रहमान बाबा से आप खुद बात कर लें। वो दौर भी हमने देखे। और नवाज शरीफ साहब तो वैसे बादशाह सलामत थे, आपको याद होगा सर, 8-8 महीने वो पार्लियामेंट नहीं आते थे। अब इमरान खान को भी बादशाह की तरफ लेके जा रहे हैं, आदि किया जा रहा है, 3.5 महीने बाद वो आए हैं। सो ये पार्लियामेंट कोई हमें इफेक्टिव ना पहले लगती थी ना अब लगती थी। एक हमारी ठरक है जमहूरियत के साथ, या दुनिया भर में एक ट्रेंड सा बन गया भी जमहूरियत होनी चाहिए। बाकी जो जमहूरियत के कारनामे हैं वो हम देख रहे हैं, और हमने इतना बदनाम कर दिया मुन्नी की तरह जमहूरियत को कि इस मुल्क का काम देखें कि यही लोग थे जो आज उनकी बातों से क्लियर हो रहा है कि आपने डील दी, आपने NRO किया है शहबाज शरीफ के साथ। ये कहते हैं ना कि मुझसे NRO मांगते मैं नहीं देता, आप दे रहे हैं, ये आपकी गुफ्तगू शो कर रहे हैं, आपने उसको दिया है। आपने क्या किया, आपको समझाया गया कि अगर आपने इनको चेयरमैन PSC ना बनवाया, अच्छा वो बनवा दिया था, वो बनवा दिया था। हालांकि वो लीगली रोक सकते थे, इखलाकी तौर पे भी रोक सकते थे। इनको करना चाहिए था। ये कहते पार्लियामेंट बंद करते हैं, कर दें। हम इमरान खान के इस मसले पे, इस मामले पे, स्टैंस पे हम साथ खड़े हुए थे कि इमरान की बात ठीक है कि यार एक बंदा जेल में है जिस पे करप्शन चार्जेस है, नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अब वो डेली अडियाले से आएगा, बैठ के अकाउंटेबिलिटी आपका ऑफिस वो संभालेगा, और उसने उल्टा चेयरमैन नैब को बुला लिया। जो चेयरमैन नैब का मुलजिम है, उस शहबाज शरीफ ने पहले ऑर्डर ये किया कि चेयरमैन नैब साहब मेरे सामने पेश हो। कोतवाल जो है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोतवाल को डांटे, इन्होंने कहा मैं तेरा डांट पटका लो। ये पावर किसने दी जनाब उनको? इमरान खान ने दी, नईमुल हक ने दी, इसी स्पीकर ने दी, जिसको उन्होंने कहा जी मैंने स्पीकर साहब को कहा है कि इन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने पे सोचा जाएगा। आप लोगों को जो मीठा मीठा लगता है वो हप हप कर लेते हैं। जब हम लोग कह रहे थे, पूरा मुल्क कह रहा था जमहूरियत का मजाक मत उड़ाएं, शहबाज शरीफ को मत आप यहाँ पे अपोजिशन की तरफ से उनको मत लगाएं, PSC का चेयरमैन फखर इमाम को लगा दें, अताउल्लाह महंगल को लगा दें। आपने कहा नहीं, हमने डार्लिंग लगानी है, इसी को लगाना है हमने, और जमहूरियत का भी मजाक बढ़वाना है, हमने अकाउंटेबिलिटी का भी मजाक बढ़ाना है, और करप्शन का भी हमने यहाँ पे आगे जनाजा निकालना है। अगर उस वक्त आपको जमहूरियत प्यारी हो गई थी, आपको पार्लियामेंट अच्छी लगना शुरू हो गई थी, अब कल उन्होंने इमरान खान को आके न्याजी गो के नारे लगाए हैं, तो अब यकदम आपको याद आ गया कि जनाब कि आप बिहेव करें, फॉल इन लाइन, नहीं तो हम आपके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करने देंगे। मतलब बार्गेनिंग चिप हो रही है, ये जमहूरियत के लिए नहीं हो रही, जरा जहन में रखें। आपने मुलजमान को, नैब के मुलजमान को इजाजत दी है कि वो पार्लियामेंट में आए, वो तकरीरें करें, उनको ब्लास्ट करें और पूरे का पूरा मजाक उड़ाएं, और आपने पोजीशन लीडर को आके उनका पोजीशन लीडर का दर्जा भी दिया हुआ है। आप जो चाहें करवा लें, क्योंकि आपको सूट कर रही होती है। जब आपको पता चले कि आपके स्क्रिप्ट के मुताबिक नवाज लीग नहीं चल रही और इमरान खान साहब गो न्याजी गो के नारे लग रहे हैं और दीगर नारे लग रहे हैं, तो आपने उनको आके थ्रेट किया है कि जनाब कि इधर फॉल इन लाइन या फिर हम आपको अडियाला जेल में रखेंगे। ये मेरा ख्याल है इन्होंने, ये जो उनका बयान आया है, ये बाकायदा इसको ब्लैकमेलिंग कहें, इसको थ्रेट करें। फिर शहबाज शरीफ को अब लेके आए ना यहाँ पे, फिर वो पूरे काम शहबाज शरीफ को करने चाहिए। बैड टेस्ट में है, बैड टेस्ट में है सर। उनका फिर आए तो आप उनके मुंह पे जिप नहीं लगा सकते। आप लेके आए हैं, आप उनको फैसिलिटेट किया है, आप अपने स्पीकर के ऑर्डर पे ना करते। फिर अब स्पीकर को कह रहे हैं कि जनाब आप उनका ऑर्डर ना करें, तो उस वक्त रोकते। आपने सारी चीजें कर ली हैं। स्पीकर को रोक नहीं सकते, कह नहीं सकते, कैसे रोक सकते हैं? छोटे से ब्रेक के वापस आते हैं, बिल्कुल ब्रेक के जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा। मगर इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि लावारिसों की तरह छोड़े गए शहर कराची को बिल आखिर इसका वारिस मिल गया। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लास अब बात हो रही थी कि नईमुल हक कानूनी या इखलाकी तौर पे स्पीकर असेंबली को डिक्टेट नहीं कर सकते, उसको भी नहीं कर सकते। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब को अगर आप लेके आए ना जिस डील के तहत,
जिस डील के तहत आपने उनको बनाया ना चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और मजाक बनवाया हमारा सारे, उसमें स्टैंड आप उस पर नहीं ले सके। अब आप उनको की बात ऐड कर दूं, फंस इसलिए भी गए हैं कि वो अब सारा साल ही यहाँ रहा करेंगे, क्योंकि असेंबली का सेशन खत्म होता है तो वो फिर पीएसी या चेयरमैन पीएसी का कॉल कर लेते हैं। सो लिहाजा वो अब कोई एहतसाब का कोर्ट वो ऐसे ही लटकता रहेगा, वो यहीं इस्लामाबाद भी रहेंगे और माशाल्लाह घर भी उनको मिनिस्टर्स कॉलोनी में दिया गया। वो बिल्कुल डील है ना, इन्होंने याद दिलाया ना कि जनाब अली अब आप देखें बाकी लोग तो वहाँ पे आपके भाई साहब तो उधर रह रहे हैं ना, वहाँ पे बीमार भी हैं। मैं उनकी बात को नवाज शरीफ साहब की, आपको हमने कितनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, गुड काप हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा बना के रखते हैं। हमारे साथ भी आपने बातचीत करके अपने लिए डील ले ली। अगर आपने ये सब कुछ ना किया तो सोच लें फिर क्या हो सकता है आपके साथ। अडियाला जेल में रहना पड़ेगा, फिर आपको मिनिस्टर एनक्लेव नहीं मिलेगा, जो प्रोटोकॉल मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, आपको शाही दस्तरखान मिल रहे हैं, शाम को 2-4 दबाने वाले मालशी हमने आपको दिए हुए हैं, आपके मज़े से पंचियाँ आपकी करते रहे, मसाज करते रहते हैं यहाँ पे, आप आराम से मिनिस्टर एनक्लेव में अयाशी फरमा रहे हैं। और फिर आके आप हमारे खान साहब पे आप उस पर जुमले भी कसते हैं, गो नियाजी गो की बातें भी होती हैं, आपके लोग बदतमीज़ हैं, खान साहब की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है जनाब, जमहूरियत में यहाँ पे हर खान साहब की गुस्ताखी होती रहती है, जमहूरियत होती है, या हर पार्लियामेंट में ये सब कुछ होता है। इमरान खान साहब भी ये गुस्ताखी करते थे और इससे भी शायद 2 कदम आगे जाके करते थे, उनके भी MNAs यही कुछ करते थे, हमने सब कुछ देखा हुआ, शायद इससे भी 10 कदम आगे जाके करते थे। ये चीजें हमने सारी देखी हुई हैं। आप जब वहां पे चौराहे में करते थे, ये तो जो है सबसे बड़ी तकलीफ जो होती है गवर्नमेंट के लिए होती है कि जब असेंबली की बजाय आप चौराहे पे करते हैं। तो ये धरना जो बाहर 126 दिन दिया था, ये चौक के अंदर किया। वो उनका गजल के बड़े शायर हैं जफर इकबाल साहब ओकाड़ा के, जो उनका बड़ा खूबसूरत शेर है जो मुझे 1-2 याद रहेगा। झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे जफर, आदमी को सहबे किरदार होना चाहिए। अब खान साहब ने अगर डील दे दिया ना, NRO दिया हुआ ना शहबाज शरीफ को, तो अब जरा कायम रहें, सब्र करें आप। फिर उसके बाद अब ये कहना जी उन्होंने अंदर खाते कुछ तय किया था, बहरा के मुकर गए, ये हमने देखा हुआ है, हर अपोजिशन यही कुछ करती है स्पीकर के साथ, अंदर जाके वहाँ मीटिंग में मान लेते हैं, बहरा के उसके उलट करते हैं। आप भी अल्लाह के फजल करम से यही काम करते रहे हैं, वो भी यही काम करते रहेंगे। अब उसके बाद नईमुल हक साहब का ये काम नहीं बनता कि वो वहाँ पर उठाएं, उधर टेप उठाएं और जो MNA नारे मार रहा हो उसके जाके ना उसको जिप कर देंगे, अब आपने नहीं बोला नहीं तो हम आपके चीफ को वापस जेल भेज देंगे। आपने मेरा ख्याल जमहूरियत के साथ सबसे बड़ा मजाक इनकी हुकूमत ने किया कि जब शहबाज शरीफ को इन्होंने आके PSC का चेयरमैन बनाया, उसको यहाँ मिनिस्टर एनक्लेव में रखा हुआ है, उनको लेके आते हैं प्रोटोकॉल के साथ, गाड़ियों के साथ, और ये ट्रीटमेंट आम ये कैदी को नहीं मिलता। और ये भी बताता जो वैसे एहतियातन कल को दोबारा ये लोग वापस आए, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब, इनसे इस कटसी की तवक्को ना रखिएगा कभी भी नहीं। ये बड़े विंडिक्टिव हैं, ये उसकी तरह भूलते नहीं है। वो कहते हैं ऊंट जो है ना, ऊंट भी अपना सुना है कि अपना बैर जो है ना वो नहीं भूलता होता। तो ये उसी तरीके का इन्होंने भूलना नहीं है। अब जितनी कटसी दिखा लें, जितना इनको मिनिस्टर एनक्लेव में रख लें, इनको ओहदे दे दें, इनको प्रोटोकॉल दे दें, बारी जब आपकी लगेगी ना, जो ये लगाएंगे, अगर इनके हाथ आ गई चीज़ें, अगर आपकी हुकूमत डिलीवर ना कर सके तो हजूर ये फिर कटसी काम नहीं आएगी, ना नईमुल हक की काम आएगी, तो ना इमरान खान की आएगी, तो ना इनके ग्लैडिएटर्स और दीगर लोगों की आएगी। इसलिए बेहतर होता कि आप अपने स्टैंड पे खड़े रहते कि हम करप्ट लोगों को जो जेल में हैं, नैब के मुकदमे ये फेस कर रहे हैं, अदालतों से जाएँ, जमानतें करवाएं अदालतों से, अदालतें जमानतें कैंसिल कर रही हैं कि ये अब वहाँ पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, आप उनको उठा के पार्लियामेंट में लाते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं कि हाउस को हमने अपनी मर्जी से चलाना है, पोजीशन की मर्जी से नहीं चलेगा। तो ये मेरा ख्याल है यहाँ पे उसका माफिया का कोड जो होता है ना, उसका साइलेंस का, ये साइलेंस वाला माफिया कोड रखना चाहते हैं पार्लियामेंट में कि बिल्कुल यहाँ पे आपने कोई बात नहीं करनी। मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी स्पीकर ऑफिस की उन्होंने इंसल्ट की है। इस तरह के अगर जो है मैसेज पास ऑन भी किए जाते हैं, ये खुफिया तरीके से चुप करके कान में किसी के जरिए कहलवाया जाता है, पहली बात। दूसरा है कि वो तो मैंने कहा हंसी आ जाती है। यह पहले ही इनका PTA का प्रॉब्लम है कि इन्होंने ये जो साहिवाल के केस में अगेन वो बात यहाँ हुई है कि लोग नहीं संभाले जाते, इनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो उनको साफियों की मैनेजमेंट से नईम साहब को उतारा है, तो उनको दे दिया कि जी पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर वो एडवाइजर हैं। उनका मैं एडवाइज ही नहीं कर रहा इतने दिन से, ये मेरे बगैर 5 महीने कैसे चल गई है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती एडवाइस करना शुरू किया, मैं अब आ गया हूँ। आपका बड़ा मुहावरा बड़ा मशहूर है ना, वही जो आप कहते हैं बुल इन द चाइना शॉप वाला हिसाब है। और दूसरी आपने अभी बात की ना इसकी साहिवाल वाले की, तो कल की सुन लें आमिर साहब। कल इमरान खान साहब ने यहाँ पे पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के इजलास की मीटिंग भी की, क्योंकि 3.5 महीने बाद वो गए थे पार्लियामेंट, अब शायद फिर गायब रहेंगे बड़े अरसे के लिए। तो उसमें उन्होंने आके इनवाइट किया लोगों को, जो अच्छी चीज़ थी कि बोलें
साइना जो इतना बड़े उस पर ट्रेजिडी हुई है, जो मुझे पता चला है सोर्सेस से ज़राए से, वो ये पता चला है कि उन्होंने जब इमरान खान ने कहा, ब्रिगेडियर उन्होंने इजाज़ शाह को कहा है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ, ब्रिगेडियर इजाज़ शाह जो हैं ये जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में वहाँ पे ये होम सेक्रेटरी भी रहे थे वहाँ पंजाब में, जब मेरा ख्याल है वहाँ पे ये थे, आपको याद, परवेज़ इलाही साहब थे, और इसके अलावा वहाँ यहाँ पे इसके इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के सरबराह भी थे। सो उनका खासा बड़ा एक लंबा तजर्बा भी है, और लंबी एक उनकी आप कह सकते हैं गवर्नेंस का, सिक्योरिटी का, इंटेलिजेंस का उनका बड़ा एक अच्छा खासा एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है। उन्होंने होम ऑफिस या होम जो मिनिस्ट्री जो है ना वो चलाई हुई है वहाँ पे, ये एज ए सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, और पंजाब बड़ा सूबा है। सो ISI में भी रहे थे मेरा ख्याल है पहले, ये उसका ये पंजाब ये चैप्टर को देखते थे। सो अगेन कमिंग विद अ लॉट ऑफ एक बैकग्राउंड में इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि जिसने ये बातें की हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हो सकता है आज के नए लोग बहुत सारे ना जानते ब्रिगेडियर इजाज़ शाह को। उन्होंने कल इमरान खान के साथ, वो कहते हैं ना, उन्होंने सच्ची और खरी बातें की हैं, और इमरान खान को भी दाद देनी चाहिए, उन्होंने सुनी भी हैं। अब डाइजेस्ट किए हैं नहीं कि मुझे नहीं पता, बट उन्होंने बड़े उसको सब्र और तहम्मुल से सुना है। उनको जब शाह साहब को ये कहा गया, जो मेरे ज़राए कुछ उस मीटिंग में से उन्होंने बताया, और बड़ी तालियां बजी हैं वैसे, जिससे लगता है कि जो बातें उन्होंने सख्त बातें की हैं, तो PTI के बाकी MNA जो कहना चाहते थे, डर के मारे नहीं कहते ना कि खान साहब को, वही कल्चर है ना कि जो मुंह पे बोल देगा बुरा बन जाता है सारे। खैर, उन्होंने ये कहा कि जनाब कि ये जो कुछ यहाँ साहिवाल में हुआ है, और जिस तरह के हमारे विफाकी और सूबाई वजीरों ने इसको मैसअप किया है, इन्होंने हैंडलिंग की है, उस पर इजाज़ शाह साहब ने कहा ये बहुत ही एक तरह का अफसोसनाक, मैं ये लफ्ज़ बड़े केयरफुल यूज़ कर रहा हूँ कि अफसोसनाक उनका एटीट्यूड था। मतलब किसी को कुछ पता नहीं था। जब आपको पता नहीं है, उनका कहना था इमरान खान साहब को कि जब नहीं पता वजीरों को असल सिचुएशन क्या है तो ज़रा चुप कर जाएं। ये ज़रूरी है कि आपने TV पे आके आप लोगों ने बयानात देने, वजीरों ने देने हैं। अगर पुलिस हैंडल कर रही है, CTD कर रही है, तो CTD वगैरह को करने दें। उनका कोई बंदा है, लोगों को एक्सप्लेन करे क्या इशू है। आप कह सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी वाकया हो रहा है ऑन ग्राउंड, चीज़ें चल रही हैं, कन्फ्यूजन फैल रही है। उसी वक्त इन लोगों ने आके स्वीपिंग स्टेटमेंट देनी शुरू की है। सो उन्होंने एक, बल्कि उनको इमरान खान को, जो मुझे ज़राए ने बताया कि ब्रिगेडियर इजाज़ साहब ने यह बताया कि जब हम ककूल एकेडमी में गए थे तो वहाँ पे एक बाकायदा ब्रश से, जो इसके पहले कमांडेंट थे ये ककूल के, उनका नाम मेरे ख्याल मिस्टर कोई एंगल्स है या एंजल्स या उनका एंजल्स है उनका, तो उनका एक कोट लिखा हुआ था, वो जिसको बड़ा उन्हें खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये बात अहम नहीं होती कि वाकया हो गया है, वाकये दुनिया में हो जाते हैं, लेकिन अहम बात ये होती है कि उस वाकये के दरमियान हमारा बिहेवियर क्या है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। या ककूल एकेडमी में बाकायदा उन्होंने दीवार पे लिखा हुआ है, वो जो उसके पहले कमांडर लिखे गए थे, एक अच्छे अफसर की, एक अच्छे उसके ब्यूरोक्रेट की, बॉस की, लीडर की क्वालिटी जो होती है, वाकई तो किसी जगह हो सकता है, मान लेते हैं हम आर्गूमेंट न सेक के लिए, लेकिन जब उस वाकये के दरमियान हमारा रिएक्शन क्या, हम उसकी हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं, हम दबाव का शिकार हैं, हम पैनिक का शिकार हैं, हमारे अंदर कोई एंजाइटी है, या हम उसको बैठ के एक बहादुर सोल्जर की तरह, उसको लीडर की तरह हम फेस कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं। तो उस पर इजाज़ शाह का ये कहना था उसमें मीटिंग में, जो मुझे ज़राए ने बताया। उन्होंने कहा जनाब जो हैंडलिंग की हमारे वजीरों ने, और जिस तरीके का इन्होंने सारे मामले को, इन्होंने इतना अहम, इतना सेंसिटिव और एक तरह का लोगों को दिल दुखा देने वाला वाकया था, उसको जिस तरह आपके विफाकी और सूबाई वजीरों ने हैंडल किया, दैट्स वेरी, उनका रिग्रेटफुल और अफसोस की बात। अगेन मैं कह रहा हूँ कि वी आर वेरी क्लोज टू जनरल मुशर्रफ, उनके परवेज़ इलाही के साथ, और बहुत बड़ा पैमाने का उनका एक्सपोजर है लीडरशिप को देखने का, उनके फैसलों का और उनकी एग्जीक्यूशन का, लिहाजा उनकी बात को सीरियस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा दूसरी बात, हमारी PTI का क्या नारा था, हमारा PTI का ये नारा था मेरिट और प्लस, हम कहते थे राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो उन्होंने इमरान खान से पूछा, और बड़ी जुर्रत की बात है जो उन्होंने शाह साहब ने की है, अगेन वी अप्रिशिएट हिम और इमरान खान भी एज वेल, कि उन्होंने सुनी है बातें। उन्होंने कहा जनाब क्या आज हम दावा कर सकते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब हमने लगाया हुआ है। सो उन्होंने जो उनको रिमाइंड करवाया, जो हम बात भी कहते थे, इमरान खान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी क्रिकेट डेज के हवाले से, उनकी मशहूरी क्या थी कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कि उन्हें पता था कि वो सिफारिश पे बिलीव नहीं रखते थे, मेरिट पे आते थे, कि जो प्लेयर आके डिलीवर कर सकता है आके उसे डिलीवर करा। माजिद खान जैसे बड़े प्लेयर को उन्होंने टीम से निकाल दिया कि यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उनके फर्स्ट कजन जो हीरो था उनका, जिनको वो कहते हैं मैं देख के क्रिकेट में आया, उससे इनका आके एक तरह का क्रिज्मा बना, और फिर उसके बाद चिरागों में वो क्या रोशनी ना रही, जब इमरान खान साहब वजीर आज़म बने, वो उन्होंने दुनिया जहां के कंप्रोमाइजेज, आपके पास इतनी बड़ी गैलेक्सी ऑफ ये पुलिस ऑफिसर थे जो आपको भी अच्छे लगते थे, जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है,
उनका लिए आपका टाइम ही नहीं, आप नलायक और दुनिया जहां के नलायक लोग और सिफारशी लोग आपने भर्ती किए तो रिजल्ट आपके सामने। सो इमरान खान की जो इस वक्त उनकी एरर ऑफ जजमेंट आप कहें या ट्रेजिक फलाक हैं कि वो सिफारिश पे लोगों को लगा रहे हैं या उनको एथनिक बैकग्राउंड देखा जा रहा है सर कि ये कहाँ से हैं, जैसे सारे देखते, जरदारी साहब भी देखते थे, ये नवाज शरीफ भी देखते थे, गिलानी साहब भी देखते थे, ये भी देख रहे हैं, इल्जाम भी लग रहे हैं। और इसलिए शहरयार अफरीदी ने उस दिन कहा है आपके सामने कि ब्यूरोक्रेसी में भी हमारा सबसे ज्यादा शेयर है और यहाँ पे उसमें कैबिनेट में भी हम सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं और वहां पे हमारा फर्क सिफारिश का सिर्फ ये है क्लास साहब कि वो सिफारिश उनकी जो होती थी ना वो एक पूरा उसके पीछे कारोबारी मफाद होता था, डार साहब, नवाज शरीफ वगैरह। इधर कारोबारी मफाद नहीं है, इधर यारी दोस्ती है यार, वो बरादरी है, मरवत है यार, उसने कह दिया ये दोस्त था, ये जो है मेरे लिए वहाँ पे जाता था, गाड़ी का प्रोटोकॉल का इंतजाम करता है, ये यारी दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ ये उससे ज़्यादा खतरनाक बात है कि आप वहाँ पे पब्लिक सर्विस के लिए बैठाए गए हैं, वहाँ यारी दोस्तियों को निभाने के लिए नहीं है। ये एक दफ़ा HK बरकी साहब ने आसिफ जरदारी साहब को डांटा था सबके सामने, उन्होंने कहा जी वो एक अदर सोहेल के लिए तुमने सारे जर्नलिज्म से लड़ लिया। तो उसने आसिफ जरदारी ने आगे से उन्होंने कहा कि जनाब मैं दोस्तों के साथ निभाता हूँ। उनका ओए मुंडिया उस तरह बात करते थे, तेनों उत्थे एसमारे नहीं बिठाया है कि यारियां दोस्तियां निभाए, यू आर देयर टू वॉच पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तुम बात करोगे, तुम जाती दोस्तियां नहीं निभाने बैठे हुए हो। सही है, ठीक है, जरा ब्रेक की जानिब चले जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो शहर कराची की बात होगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर में कब्जों और गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक बहुत बड़ा हुक्म दिया गया है जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से, और इसके साथ साथ अर्जेंटीना पार्क जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, इसको बचाने के हवाले से 92 अखबार के मारूफ कॉलम निगार इजहारुल हक साहब ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के नाम एक दर्द भरी अपील की है। इससे मुतालिक भी डिटेल शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर कैद कराची की बात करेंगे। क्लासा साहब, बिल आखिर इस शहर को मसीहा मिल गया है। मेरा ख्याल है मुबारक हो कराची के लोगों को कि उनको जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जिस तरीके से, अब के नहीं पिछले वो कई अरसों से, मेरा ख्याल है कई सालों से जिस तरह अकेले वो महाज पे डटे हुए हैं ना, कराची के महाज पे स्पेशली, मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोई जज ने अब तक, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, इतनी पर्सनल इंटरेस्ट कराची के हवाले से ली हो, इतना दर्द लिया हो जितना जस्टिस गुलजार साहब ने लिया है। और मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि कराची हम 2-3 दफ़ा मैं और आमिर साहब गए थे, जितना गंदा शहर हमने देखा था, जितने टूटे दिल के साथ हम वापस आए थे, तो वही चीज़ें अभी तक वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं। जस्टिस इजाज अफसल साहब ने जो है वो पहले जो MDA की जजमेंट वो दे के गए हुए हैं। थोड़ा सा हानी साहब का भी दर्द था काफ़ी कराची के लिए, पानी साफ पानी के हवाले से उन्होंने किया था। अब जो है ना उनका मसीहा जस्टिस गुलजार की फॉर्म, मतलब ये तो उनको है, कराची को कम से कम कोई वारिस मिला है जो हमें आज हमने उनकी प्रोसीडिंग देखी है, पहले भी हम देखते रहते हैं। आमिर साहब, मैं इसका छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं इस केस का कि 2010 में यहाँ पे एक, आपको याद हो, कराची के जो इनके मेयर थे उनका नाम था नेमतुल्ला खान, और उनके दौर में भी बड़ा अच्छा काम हुआ, जमात इस्लामी के थे और बड़ा अच्छे काम किए उन्होंने, उनकी भी तारीफ़ की जाती है नेमतुल्ला खान साहब की। तो उन्होंने एक जाके पिटीशन की थी कंटेम्प्ट ऑफ ये कोर्ट की, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ जो प्ले ग्राउंड और पार्क्स हैं उन पर नाजायज़ कब्जे हुए हैं। ये 2010 का केस है और वो चल रहा है। और दाद दें कि वहाँ पे जैसे आपने कहा मुस्लिम हानी साहब थे, उसके बाद हमने इजाजुल हसन साहब को देखा, अब इजाज अफजल साहब, अब गुलजार साहब अकेले उस फ्रंट पे लड़ रहे हैं। दाद दें कराची के इनके माफियाज को, हुकूमतों को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दाद दें, एम क्यों वहाँ पे रही है उनको दाद दें। उन्होंने कहा जनाब आप कुछ भी कर लें, हम कराची के लोगों से वोट भी लेंगे, इनसे भत्ता भी लेंगे, इनसे टैक्स भी लेंगे, पैसा भी लेंगे, और इनको वर्स्ट किस्म की ज़िंदगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देंगे और इसको डंप करके रख देंगे। और बड़ी एक उन्होंने अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा जस्टिस गुलजार साहब ने, ये पिछले साल की प्रोसीडिंग में देख रहा था, आज की तो अभी हमारे साथ मेरा ख्याल बिलाल अहमद जो है हमारे वहाँ से 92 के कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो फ़ोन पे उनसे आज की डिटेल तो लेते हैं। लेकिन इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी पाकिस्तानी तनाजुर में जस्टिस गुलजार साहब ने, ये मैं प्रोसीडिंग देख रहा हूँ 2018 जून की। इन्होंने कहा जनाब कराची सिर्फ दुआओं से ठीक नहीं होगा, दुआओं से ठीक होना होता तो अफगानिस्तान, इराक, शाम की ये हालत ना होती। मतलब खुदा ने भी हमें कहा है कि जो जितनी आके एफर्ट्स करता है मैं उसको उतना देता हूँ, कोशिश करनी हमारा काम है, सिर्फ घर पे बैठे होने से नहीं होती। इतने बड़े बिग माफियाज हैं जिनको उन्होंने चैलेंज किया, कन्फ्रंट किया, आज उन्होंने बहुत बड़े फैसले किए हैं।
आर्डर्स किए हैं। और जो उनकी लाइन मुझे आके दिल में चुभी है ना सर, उन्होंने कहा कराची कितना खूबसूरत ये शहर होता था, जस्टिस गुलजार ने कहा। फिल्में सारी पिक्चराइज यहाँ होती थी, यहाँ फिल्में होती थी, और अब आपने इसको डंपिंग, आपने ग्राउंड बना, दुनिया का बदतरीन और बदसूरत शहर बना कर रख दिया, कोई वली वारिस नहीं रहा। तो ये डिटेल आज मेरा ख्याल है उनसे, बिलाल हमारे साथ हैं, इनसे लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि वहाँ पे तो जस्टिस गुलजार जो हमारे फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज कराची को कोई उन्होंने ब्रीदिंग स्पेस दिया, बहुत सारी बिल्डिंग मेरा ख्याल 500 के करीब उनको गिराने का हुक्म दिया है, और कराची साफ करने का, ओपन करने का उन्होंने कोई काम शुरू किया। फिर आपको बताएंगे कि हमारे इंतहाई फेवरेट चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जाते जाते वो यहाँ पे जो इस्लामाबाद का खूबसूरत सबसे ज्यादा अर्जेंटीना पार्क है, जो इन द हार्ट ऑफ वो इस्लामाबाद है, उसको वो ऑर्डर करके गए हैं आखिरी दिनों में कि जनाब ये जो है ना पार्क, अमंग अदर थिंग्स हॉस्पिटल की उसको एक्सटेंशन करवा दें, उसमें भी बात करेंगे। खुदा का खौफ करें, हॉस्पिटल की जमीन आप हॉस्पिटल को नई जगह बना लें। उन्होंने कहा नहीं, ये पार्क इनको दे दें, ये जज साहब चीफ जस्टिस का फैसला करके गए। इस पर बात करते हैं, जरा बिलाल से पहले पूछ लेते हैं कि आज वहाँ पे ये कराची उसमें रजिस्ट्री में क्या हुआ। जी बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज बताएंगे जरा, हमें तो बड़ी खुशी हुई है इस्लामाबाद बैठ के, कोई तो है जो आपके कराची शहर को ओन करता है, उसके लिए लड़ता है, इतना महसूस करता है। इतनी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं उन्होंने, जस्टिस साहब ने, अब की नहीं कर रहे, बड़े अरसे से कर रहे हैं, कोई अमल दरामद होते लग रहा है। तो आज की बताएंगे मोटी मोटी चीजें, तफसीलात बताएं जरा। जी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि बहुत अरसे से जस्टिस गुलजार अहमद, चूंकि वो कराची से बिलोंग करते हैं, तो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, खासकर जो सिविलाइजेशन कराची के हवाले से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हवाले से बहुत से फैसले दे चुके हैं। आज जो मामला जेर गौर आया है अदालत में, वो आपको मालूम होगा कि कराची का एक मारूफ इलाका है लियारी, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ भी रहा है, और वहाँ पर लियारी गैंग वार का भी एक बड़ा हवाले से मशहूर है। वहाँ पर महकमा अमलाक वक्फ के बहुत सारे ऐसे जायदादें हैं जो कि हिंदू यहाँ से जब पाकिस्तान से गए थे तो उनकी जायदादें यहाँ रह गई थी, जो कि अब हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के अंडर में हैं। तो उन पर बहुत सारे लोगों ने कब्जे कर लिए, और जब ये मामला जस्टिस गुलजार अहमद के सामने आया तो उन्होंने बाकायदा तौर पे जो कब्जा माफिया थी उनको गिरफ्तार करवाया, और सुप्रीम कोर्ट से ही वो गिरफ्तार हुए। फिर बदकिस्मती से वो केस चलता रहा और सीधा हाई कोर्ट से वो जमानतें हासिल करने में कामयाब हो गए। तो आज जो केस लगा था वो उनकी जमानतें मनसूखी से मुतल्लिक था, लेकिन चूंकि आपके इल्म में है कि जस्टिस गुलजार अहमद जो लैंड माफिया से कंसर्न केसेस हैं वो बहुत सारे एक साथ सुन रहे हैं। तो आज सिंध हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन पेश हुए, इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह भी मौजूद थे। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने ये कहा था कि जो साबिक वज़ीर आला सिंध जाम सादिक अली थे, उन्होंने जाते जाते ये ऐलान किया था कि कय्यूमाबाद के इलाके में एक पार्क होगा और उसका नाम जाम सादिक अली होगा। तो जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा कि बताएं कि आपने उस पार्क को डेवलप किया है। इस पर सलमान तालिबुद्दीन जो कि सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने एक बिल्कुल नई बात की और उन्होंने कहा कि जी जाम सादिक ने अगर कुछ चीज कह दी थी तो क्या इसका मतलब है हम वो करेंगे। यानी कि उनका कहने का मकसद था कि जो उनका ऐलान जरूर था, लेकिन जो डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग होती है, कार्रवाई होती है, वो नहीं हुआ था। तो जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद सख्त बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि वजीर आला कोई हो, मौजूदा हो या साबिक हो, तो उनके कहे हुए अल्फाज के ऊपर यानी कि महज कुछ नहीं होती, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। असल इशू ये था कि वो जाम सादिक अली ऐलान करके गए थे, तो उसके बाद उनके जाने के बाद उनके नाम के जो पार्क बनाना था उस पर भी कब्जे हो गए, और सिंध हुकूमत ने बजाय इसके कि वो कब्जे खत्म कराने की एक नई मंतक पेश की कि जी चूंकि वो ऐलान था और ऐलान की कोई हैसियत नहीं थी, तो जो कार्रवाई होती है वो बिलाल हमें ये बताएं, ये आपने प्रोसीडिंग की जो बता रहे, जो मैंने आज वो चीज़ें मैंने देखी भी हैं, सुनी भी हैं, और प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको जस्टिस गुलजार साहब की प्रोसीडिंग प्लीज़ फॉलो करते रहा करें, हमें भी अपडेट देते रहा करेंगे, हम आपको लेते रहेंगे। हम ऐसे चाहते हैं दुनिया के बड़े तरीन शहरों के अलावा 2.5-3 करोड़ रुपए की आबादी है, तो इतना बड़ा शहर है, और बिल्कुल ये इसको फॉलो करते रहेंगे। प्लीज कैरी इट ऑन। ये मैं भी साथ में ये मलीर नदी का बड़ा जिक्र है वहाँ पे कि उसके अंदर जो है इकरा यूनिवर्सिटी, इम्तियाज, सुपर शोर, ये सारा इलाका मुझे याद पड़ता है। इसी ये नैब ने भी टेकअप किया हुआ है गालबन, और इसके अंदर काइम अली शाह और सारे ही लोग पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल वो शामिल है इसके अंदर ऑलरेडी। जी देखिए, ये अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए की जमीन है, और आज जब ये मामला जेर गौर था तो एक और तनाज़ा सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के जो केडीए के अफसर हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो मलीर नदी के अतराफ की पूरी जमीन है
ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेच रहा है लोगों को, चीन हुकूमत बेच रही है, लेकिन असल में ये जमीन वफाक ने 70s में केडीए को दी थी और कहा था कि इसको डेवलप कर ले। तो जस्टिस गुलजार अहमद सख्त बरहम हुए, तो जब मालूम किया कि बताएं कि मलिर रद्दी के तरफ कौन कौन सी चीजें हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें खुलती गई। उन्होंने कहा कि जी इम्तियाज सुपर स्टोर भी वहां पर है, इकरा यूनिवर्सिटी भी बनी है, और फिर अतराफ में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे शॉपिंग सेंटर्स बन गए हैं, 40-40 मिनट। अच्छा आप बिलाल, ये इश्यूज हम इसको अगले हफ्ते फिर इसको फॉलो करते रहेंगे। आप प्लीज़ जस्टिस गुलजार साहब की अदालत में रेगुलर जाया करें और हमें भी अपडेट करें। वी विल इसको फॉलो करते रहेंगे। बहुत कम जजेस होते हैं जो इतना पार्क्स के हवाले से और पब्लिक के उन इश्यूज पे इतने सेंसिटाइज हैं। वी रियली अप्रिशिएट एंड सैल्यूट। आप इस्लामाबाद की इसके साथ रिलेट कीजिएगा। सिर्फ एक पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है क्लास साहब कि आज 500 इमलाक का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको गिरा दिया जाए। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीक हम फॉलो अप इसका देते रहेंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।